of attendance, I think it is पकोड़े good. खा रहे हैं सर, पकोड़े खा रहे हैं सब अभी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। पकोड़े खा रहे हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के बारे में आप में से कोई कोई मतलब रीडिंग करके आया है कोई? पहले से मैंने जो पीडीएफ बोली थी पढ़ने के लिए, कोई डेटा वगैरह कुछ पढ़ा हो? ऐसा कुछ? सर अभी थोड़ी देर हुई थी क्लास ज्वाइन की है, उससे पहले पीडीएफ मतलब डेस्क अपना चेक ही कर रहा था वो पूरा डेस्कटॉप पर। ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया उससे उसके रिगार्डिंग। कोई बात नहीं। चलो अब थोड़ा देख लेते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है। स्टार्टिंग से करेंगे, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। सो अब बिगिन करते हैं अपना चैप्टर क्लाइमेट चेंज। तो अभी पहले करंटली देखते हैं न्यूज़ में क्या है। आप सभी को पता होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसका कुछ केस चल रहा था राजस्थान में, वो इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से वो मारा जाता था। तो उसका कुछ केस चल रहा था वहाँ पे, तो उसमें एक रूलिंग आई थी कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज के जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं, क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं क्लाइमेट चेंज के, जैसे कि साइक्लोन एक एडवर्स इफेक्ट है, हीट वेव एडवर्स इफेक्ट है, एक्सट्रीम रेनफॉल, क्लाउड बर्स्ट, ठीक है, एक्सट्रीम इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज के। सो क्लाइमेट चेंज का जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो क्या है, हमारा एक राइट है। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करा था कि ये हमारा क्या है, एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 14 और 21। तो ये एक बेसिक न्यूज थी। और इससे रिलेटेड द हिंदू के अंदर एडिटोरियल भी आए थे खूब सारे। सो वही यहाँ पे मैंने जो ये फर्स्ट जो दिख रहा है आपको, वही न्यूज़ को कैप्चर करा है, द हिंदू की न्यूज़ है। सो उससे रिलेटेड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करते हैं, कुछ अप्रोचेज होती है। उसमें एक अप्रोच का नाम लिया था मैंने एनेक्डोट अप्रोच, ठीक है। सो उस एनेक्डोट अप्रोच को यूज करते हुए ये मैंने क्या बनाया है, इंट्रो बनाया है। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है, स्पेसिमेन है कि आप इसको यूज करके आप भी अपना कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं, ठीक है। ये एक चीज होती है। सेकंड एक न्यूज थी, एक डाउन टू अर्थ एक मैगजीन आती है, बहुत अच्छी मैगजीन है, यूपीएससी वाले बहुत पढ़ते हैं इस मैगजीन को, क्योंकि एनवायरनमेंट का बेसिकली इसी से आता है। ठीक है, वहां पे एक न्यूज आई थी कि जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स क्या होते हैं कि जो छोटे छोटे जीवाणु से होते हैं, जो डट्रीवोरस, शायद किसी ने नाम सुना होगा। तो वो क्या करते हैं कि जो हमारे जो झूठे कह लीजिए कि जो खाद्य पदार्थ बच जाते हैं या फिर डेड बॉडी होती है, वो सड़ती कैसे है, ये कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो उसको सड़ाते हैं, ठीक है। तो वो माइक्रोब्स क्या है, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, मर रहे हैं। तो वही उससे रिलेटेड एक न्यूज आई थी, तो वो यहाँ पे मैंने कैप्चर करी है। सो ऐसी अगर कोई न्यूज़ आपको दिखती है आपके न्यूज़पेपर में, अगर रीडिंग करते हैं गलती से भी, अगर वो दिखती है तो वहाँ से उसको आप कैप्चर कर सकते हैं। थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के एक इंट्रो बना सकते हैं वहाँ से। तो ये क्या है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो न्यूज़ आई थी वहाँ से यूज़ करा है। और एक ये कुछ न्यूज़ थी, रत्नागिरी में कुछ इंडस्ट्री वगैरह स्टैब्लिश हो रही थी, तो उस न्यूज़ को करके इंट्रोडक्शन बनाया है। सो ये सब हम देख चुके हैं। तो न्यूज़ को कैसे यूज़ करना है, ये बेसिकली उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। लेक्चर हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज को 3 पार्ट में डिवाइड करके। और बेसिकली अब से लेके जो हमारी क्लास होगी एंड तक, हम हर एक टॉपिक को ऐसे ही रीड करेंगे कि हर एक टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम क्या देखेंगे, उस कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक होगा उसमें ओरिजिन देखेंगे, ओरिजिन के साथ थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देखेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड के बाद हम क्या देखेंगे, बैकग्राउंड के बाद हम देखेंगे उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। प्रॉब्लम्स के बाद हम क्या देखेंगे, उसका सॉल्यूशन। क्योंकि बेसिकली जितने भी आप ऐसे देखेंगे उसके अंदर यही अप्रोचेज मैक्सिमम यूज होती है। थोड़ी सी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और फिर सॉल्यूशन। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि आप जितने भी लोग ये जो प्रोग्राम ज्वाइन किया है, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा उन सभी लोगों को कि अब जब तुम्हें मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, तो एक टॉपिक के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो जब आप टाइम लगा के लिखोगे ना, जैसे हमने एक टॉपिक के अंदर लेट्स से कि 15 चीज़ें पढ़ ली, तो जब आप ऐसे पढ़ोगे आपको चूज करना है कि उस 15 में से आपको किन 2 पॉइंट को लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप 2 पॉइंट को लिखोगे अपना टाइम लगा के, उसके नोट्स बना लेना। जो हाफ पेज का मैंने नोट्स बोला था वो यही बनेगा, ठीक है। लेकिन जो पहले ऐसे लिखना है ना, पहला ऐसे जो लिखोगे उसको टाइम लगाना है, अच्छे से सोचना है कि क्या पॉइंट डालने हैं और फिर उसको लिखना है, ठीक है। इतना समझ आया, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्लाइमेट चेंज में क्या देखेंगे हम,
एक मिनट, थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है। क्लाइमेट चेंज में सबसे पहले हम देखते हैं जेनेसिस, कि क्लाइमेट चेंज आया कहाँ से, ये कॉन्सेप्ट जो है क्लाइमेट चेंज का, प्रॉब्लम क्या है क्लाइमेट चेंज के पीछे। क्लाइमेट चेंज बेसिकली क्या चीज़ है, ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा जो नॉर्मल क्लाइमेट रहता है वो चेंज हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज। रीजन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का रीजन क्या है, CO2 बढ़ रहा है, एमिशन बढ़ रहा है CO2 एमिशन का, क्योंकि CO2 क्या करता है, कार्बन को एब्जॉर्ब, CO2 क्या है, कार्बन है, कार्बन क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब इसका जब हम जेनेसिस देखेंगे, जेनेसिस बोलते हैं उत्पत्ति, ठीक है। जब इसकी उत्पत्ति देखेंगे कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज है वो आया कहाँ से, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले जो कार्बन एमिशन होना चालू हुआ था, उसका रीजन क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे ही जो कार्बन एमिटिंग जो मशीन्स थी वो डेवलप होनी चालू हुई थी। उस टाइम पे क्या था, रेनेसा चल रहा था, रेवोल्यूशन हो रहा था, एनलाइटमेंट वाला वो जो पीरियड था, उस टाइम पे ये मशीन्स वगैरह डेवलप हुई थी। तो जब उस टाइम को देखेंगे तो वो टाइम कौन सा था, वो टाइम था मिड 18th सेंचुरी वाला, जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स और ये जो यूरोपियन, जिन्हें मैं कहूंगा कि डच ले लो, पोर्चुगीज ले लो, फ्रेंच वाले ले लो, इंग्लैंड वाले ले लो, ये क्या कर रहे थे, पूरे वर्ल्ड में इधर उधर जा रहे थे और अपनी अपनी कॉलोनियां बसा रहे थे। ऐसा हो रहा था उस टाइम पे, ठीक है। तो कॉलोनीज जब वो बसा रहे थे तो वहां पे क्या हो रहा था कि बेसिकली कॉलोनीज में वहां पे उनके क्या थे, वो सब्जेक्ट्स थे। सब्जेक्ट्स कहते हैं हिंदी में, अगर एकदम लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो गुलाम थे। तो गुलाम लोगों में हम भी थे, इंडिया भी था। तो यहाँ पे उन्होंने बेसिकली क्या स्टैब्लिश करी थी कि बिजनेसमैन भी थे उसमें। तो बिजनेसमैन ने अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, प्रोडक्शन ज्यादा ज्यादा बढ़ने लग गया, और मार्केट कौन सी थी, उनकी कॉलोनीज, जैसे इंडिया। एक मिनट, हाँ अब ठीक है, आवाज सही आ रही है सबको, यस सर। सब ठीक है। तो उस टाइम पे क्या था, कॉलोनीज थी और मार्केट एक्सपांशन हो रही थी, और प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा था, इंग्लैंड से। इंग्लैंड उस टाइम पे क्या था, सुपर पावर था। तो बेसिकली इसका बताने का क्या मतलब है कि रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ से चालू हुआ, यूरोपियन कंट्रीज से। कैसे चालू हुआ, एनलाइटमेंट वगैरह था, कॉलोनीज वगैरह थी, ऐसे चालू हुआ, और उसका रिजल्ट क्या निकला, मशीन्स आई, ठीक है। मशीन्स आई, जेनी मशीन सबसे पहली मशीन थी, और वहां से क्या निकलने लगा, वहां से निकलने लगा कार्बन। तो यहां से शुरुआत हुई हमारा जो एक्स्ट्रा कार्बन आ रहा था एटमॉस्फेयर में, क्योंकि कार्बन तो एटमॉस्फेयर में पहले से भी था। एटमॉस्फेयर में कार्बन तो है या नहीं है, ये बताओ पहले। डेफिनेटली है, ठीक है। कार्बन पहले से ही था, लेकिन अब एक्स्ट्रा आने लगा, अब हम कंट्रीब्यूट करने लगे एटमॉस्फेयर में कार्बन को। तो यहां से शुरुआत हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, कार्बन को ऐड करने की एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दिखा रखा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री आई, ये वाला देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी में आया। एक मिनट, समझ आ रहा है, 18th सेंचुरी, फिर कॉलोनाइजेशन, फिर फर्स्ट इंडस्ट्री आई थी, मॉडर्न इंडस्ट्री कौन सी थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि कपड़ा वगैरह उस टाइम पे बेचते थे वो ब्रिटिशर्स लोग, हमारे यहाँ से ही माल ले जाते थे, कॉटन ले जाते थे, और हमें ही वहां पे टी शर्ट बना के फिर हमें बेच देते थे, यही चीज करते थे एक्चुअल में। तो इस चीज का बताया किसने सबसे पहले, कि जो CO2 है उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका नाम था क्या, डॉक्टर चार्ल्स डेविड क्लिंग। उसे क्या, ये देखो जैसे यहाँ पे दिखा रखी है फोटो, तो डॉक्टर चार्ल्स डेविड क्लिंग ने क्या बताया कि जो CO2 लेवल है हमारे एटमॉस्फेयर में, सबसे पहले इन्होंने बताया था 1958 में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हुआ था मिड 18th सेंचुरी में, मतलब 70-50s के टाइम पे, और इन्होंने बताया 1958 में कि CO2 ऐड हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में। क्योंकि जब एकदम से ऐड होती है कोई चीज तो पता नहीं चलती, ठीक है, धीरे धीरे उसका कॉन्सिक्वेंसेस जब हमें देखने को मिलता है, तब हम देखते हैं कहीं जाके कि यार कुछ तो गड़बड़ है, तो कुछ ना कुछ हो रहा है एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से ये सारी चीजें गड़बड़ा रही हैं। तो हमारे जो डॉक्टर थे, डॉक्टर चार्ल्स डेविड क्लिंग, उन्होंने पता लगाया कि जो CO2 है वो हमारे एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है, और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, कोल वगैरह, ऑयल वगैरह, ये सारी चीजें क्या है, पेट्रोल फॉसिल फ्यूल्स है, डीजल फॉसिल फ्यूल्स है। तो यहां तक की कहानी समझ आई।
यस सर। ठीक है, तो यस सर। हाँ, तो इनका ये जो नाम मैंने दे रखा है, अगर कभी ऐसा कुछ आ जाता है ऐसे जहाँ पे तुम थोड़ा चाहते हो कि थोड़ा स्टार्टिंग बता दो, तो इन लोगों का नाम लिख देना, थोड़ा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 18th सेंचुरी और डेविड क्लिंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा क्या, कि कैसे स्टार्ट हुआ, ये क्लाइमेट चेंज की कहानी कैसे स्टार्ट हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये वाला, सॉरी ग्रीन रेवोल्यूशन बोल रहा हूँ, ग्रीन हाउस एमिशन कैसे चालू हुआ। ठीक है, अब देखते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल्स है, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, रीजंस क्या है क्लाइमेट चेंज के। तो जब हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज का रीजन क्या है, तो हमें सिर्फ एक ही रीजन मिलेगा, वो क्या, क्लाइमेट चेंज हो रहा है किसकी वजह से, कि ग्रीन हाउस एमिशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से सिर्फ क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब ग्रीन हाउस एमिशन में कौन कौन सी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही है, वो सारी चीजें किसमें कंट्रीब्यूट करेगी, हमारी क्लाइमेट चेंज के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हम देखते हैं ग्रीन हाउस गैसेज में, तो ग्रीन हाउस गैसेज में कौन कौन सी गैसेज आती है, इनका नाम पता होना चाहिए। सबसे पहले CO2, CO2 बोले तो कार्बन, फिर मीथेन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, खतरनाक गैस है बहुत ज्यादा, ओजोन, और लास्ट हम आती है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड। सबसे खतरनाक कौन सी है, CO2 लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, CO2 क्या है, हमारी लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। CO2 क्या होता है, कार्बन, जिसकी वजह से एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्योंकि हर चीज से क्या निकल रही है, कार्बन निकल रहा है। ठीक है, तो एक चीज को थोड़ा सा जानना चाहिए कि इससे हो कैसे रही है सारी चीजें, क्योंकि कार्बन वगैरह ये सारी चीजें एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी है, कैसे ये सारी चीजें काम करती है। तो जब हम बेसिक्स देखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या होती है कि जैसे सर्दियां होती है, सर्दियों में हम क्या करते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं, ओढ़ते हैं, कंबल ओढ़ने के बाद क्या होता है कि हमें जो ठंड होती है वो लगनी बंद हो जाती है, ऐसा होता है। ठीक है, तो अब जो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ये क्या करती है, कंबल का काम करती है हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर। क्या होता है कि सन रेज आती है हमारी डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, सन रेज डायरेक्ट आई, डायरेक्ट आने के बाद क्या होता है कि ये जो गैसेज होती हैं ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं उसको, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करती है, उसे रिटेन करती है, रिटेन करने के बाद क्या करती है, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसको थोड़ा थोड़ा गर्म करती रहती है। तो जब तक ये बैलेंस में रहता है, बैलेंस पे बोले तो नेचुरली जब तक ये रहता है तब तक कहानी एकदम ठीक रहती है, लेकिन जैसे ही हम एंटर हो जाते हैं ह्यूमंस, वैसे हम सारी कहानी को बिगाड़ देते हैं और सारा जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे चीज है, जैसे इसका एक ग्रीन हाउस गैस का एक आपने देखा होगा, जो कभी मॉल वगैरह में गए होंगे और पार्किंग के पैसे बचाने के लिए गाड़ी को बाहर पार्क कर दिया होगा, और धूप में पार्क करने के बाद मॉल में घूम के आए होंगे, और जब गाड़ी खोली होगी तो देखा होगा गाड़ी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बाहर से ज्यादा है। किसी ने फील करा है ऐसे? यस सर। तो वो क्या चीज है, वो क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट है, वही चीज हमारे एटमॉस्फेयर में बेसिकली होती है। समझ आया इतना? यस सर। अब देखते हैं कहाँ कहाँ से गैसेस आती हैं। तो दो जगह से आती हैं सिर्फ, या तो नेचुरली आएगी या आएगी एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक किसे कहते हैं, हम जो फैलाते हैं उसे कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोज कहते हैं ह्यूमंस को। तो जो हम लोग कार्बन फैलाते हैं, हम लोग जो नाइट्रोजन फैलाते हैं, हम नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रो ऑक्साइड फैलाते हैं हम। ठीक है, हम जो नाइट्रो ऑक्साइड फैलाते हैं, हम जो सल्फर फैलाते हैं, CFC फैलाते हैं, इसके ये जो गैसेज निकलती है जहां से, उसे क्या कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक। इस वर्ड को याद रखना, एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेचुरली कहां कहां से आती है हमारी ग्रीन हाउस गैस। तो वोल्केनोज देखा है सबने, यूट्यूब पे देखा होगा, वैसे डायरेक्टली तो जाके देख नहीं सकते क्योंकि बहुत गर्म होता है। तो जो वोल्केनोज होता है उससे भी क्या होता है, हमारी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती है, लेकिन ये क्या चीज है, नेचुरल वे है। यहां से नेचुरली एमिट होती है CO2, कार्बन और सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है, ज्वालामुखी जो फटती है, वहां से भी क्या निकलती है, ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है। यहां से दो चीज होती हैं। ठीक है, दो चीज क्या होती हैं कि ये एक तो एटमॉस्फेयर को गर्म करने में भी मदद करती है, प्लस ये क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर को ठंडा करने में भी मदद करती है। वोल्केनोज कैसे करते हैं कि देखो, यहां से जब CO2 आएगी तो क्या होगा, ये सनरेज आएगी, उसको एब्जॉर्ब करेगी हीट को, तो गर्म करेगी। लेकिन जो सल्फर होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, वो क्या करता है, एक परत बना देता है एटमॉस्फेयर में। अब जब सनरेज आती है यहां से, ठीक है, एक मिनट रुको, हाँ ये देखो, अगर सनरेज यहां से आती हैं तो ये क्या करता है, इसको रिफ्लेक्ट कर देता है और वापस भेज देता है।
तो ये क्या कर रहा है, ठंडा भी कर रहा है साथ में गर्म भी कर रहा है, तो ये एक बैलेंस बना के रखता है। वॉल्केनोज नेचुरल वे है ग्रीन हाउस गैस को ऐड करने का, कहाँ पे, हमारे एटमॉस्फेयर में। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड आता है हमारा बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या चीज होती है, गांव में जो जो रहता होगा उसने देखा होगा, गोबर गैस के प्लांट्स वगैरह होते हैं, या फिर कुछ पड़ा हुआ होता है और वो सड़ जाता है तो वहां से गंदी गंदी बदबू आने लग जाती है। वो क्या चीज आती है, वो होता है वहां पे मीथेन। ठीक है, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे। मीथेन क्या है, हमारी ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो मीथेन जहां पे आएगी तो वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये क्या चीज है, नेचुरल वे है ये, तभी तो नेचर कहते हैं इसे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो नेचुरल वे है जहां से मीथेन निकलती है, वो कहां से निकलती है, वेटलैंड से। वेटलैंड क्या होता है, देखा है किसी ने वेटलैंड? सर राइस फार्म्स। बोलो बोलो। सर राइस फार्म से भी मीथेन एमिशन बहुत होता है। कहाँ से? राइस फार्म सर। राइस फार्म, तो वेटलैंड राइस फार्म भी होता है। वेटलैंड की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड होती है। जो धान के जो खेत होते हैं उनको भी वेटलैंड कहते हैं, वो भी वेटलैंड की डेफिनेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो ये जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये सारे क्या है, वेटलैंड्स हैं। यहाँ से सबसे ज्यादा क्या निकलता है, मीथेन निकलता है। और मीथेन क्या है हमारी, मीथेन क्या है हमारी, ग्रीन ग्रीन हाउस। हाउस गैसेज हैं। ग्रीन ठीक है, हाउस गैसेस। सेकंड नंबर पे बायोगैस। तो ये थोड़ा सा याद रखना, पॉइंट वगैरह लिख देना। ये हो गया हमारा सेकंड नेचुरल मेथड जहां से ग्रीन हाउस गैस निकलती है। थर्ड देखते हैं हम कि ये वाला ब्रेकिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितने परसेंट है, अराउंड 78% कुछ है शायद, 70 टू Yes, sir. 78% है। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली हम इसे कंज्यूम नहीं कर सकते। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे राइजोबियम होता है। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, मिट्टी के अंदर होता है। जो प्लांट्स होते हैं, दाल जैसे होती है ना, दाल वाले जो प्लांट्स होते हैं उसकी जड़ों में होता है। ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है, उस पौधे को दे देता है। ठीक है, जब ये प्रोसेस चलती है तो वहां से क्या निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड हमारा क्या है, ग्रीन हाउस गैस। तो ये भी क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है किसमें, हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करने में। ये चीज थोड़ा याद रखना। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक कार्बन। सबसे खतरनाक चीज है ये ब्लैक कार्बन, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है हमारे लिए। कैसे कर रहा है देखते हैं। देखो, ब्लैक कार्बन दो चीजों से निकलता है, नेचुरली भी निकलता है और ह्यूमन मेड भी है। ह्यूमन मेड मतलब हम लोग भी इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। तो थोड़ा खुश हो कि हाँ, हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो नेचुरली कहाँ से होता है, जंगलों में जब आग लग जाती है, नेचुरली जब आग लगती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आग लगती है वो वहां पे नेचुरल फिनोमिना है। अगर वहां पे आग नहीं लगेगी तो क्या होगा, वहां के जो घास के मैदान है वो खत्म हो जाएंगे। तो वो नेचुरली और हर साल लगती है, और होनी भी चाहिए वहां पे, वहां के जो बेसिक, जो वहां के जो एंडेमिक स्पीशीज है उनको बचाने के लिए। अगर कोई वर्ड तुम्हें समझना है तो मेरे को बताना, ठीक है। तो जो ब्लैक कार्बन है वो क्या करता है कि वो भी एब्जॉर्ब करता है किसको, हीट को। क्योंकि काली चीजें क्या होती है, काली चीजें ज्यादा एब्जॉर्ब करती है ना। तो ब्लैक कार्बन एब्जॉर्ब करता है और फिर क्या करता है, एटमॉस्फेयर को गर्म करता है। नेचुरली करता है, ठीक है, चलेगा। लेकिन जैसे ही हम आ जाते हैं पिक्चर के अंदर, वैसे ही हम क्या करते हैं, गड़बड़ा देते हैं सारी चीजों को। और जो क्लाइमेट चेंज है हमारी वजह से ही हो रहा है बेसिकली। तो ये देखो, जो ब्लैक कार्बन है हमारी वजह से क्या होता है, ये कहाँ का सीन है, ये दिख रहा है, ये अंटार्कटिका का सीन है। अंटार्कटिका में क्या हो रहा है कि ब्लैक कार्बन जमा हो रहा है वहां पे। इसकी न्यूज बहुत ज्यादा आती है, न्यूज में, डाउन टू अर्थ में बहुत ज्यादा आती है कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लैक कार्बन दिखाता हूं मैं, देखो क्या आपको क्या होता है ब्लैक कार्बन। जस्ट अ मिनट। ये देखो, ये जो धुआं निकलता है ना, कभी किसी ने आग लगाई है किसी पे, खेतों वगैरह में तो आग लगाते हैं हरियाणा वाले, हरियाणा और पंजाब वाले। सो वहां से जो थोड़ा थोड़ा कुछ उड़ता है काला काला, देखा है। या फिर वैसे ही अगर गर्मियों सर्दियां होती है, सर्दियों में हम क्या करते हैं, हाँ सूट, हाँ संप्रदा कुछ कह रहे हैं आप, सिमिति, सर उसे सूट कहते हैं। किससे सूट कहते हैं? जो आप ब्लैक कार्बन का एग्जांपल दे रहे हैं ना, जो पुहाल जो वगैरह प्योरेस्ट फॉर्म है, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है वही है ब्लैक कार्बन या सूट। हाँ, फायर हाँ। बर्निंग, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं उसके। जो भी वो जो जब जलाते हैं हम किसी भी चीज को,
बायोमास हो गया, नेचुरल हो गया, उसमें जो थोड़ा थोड़ा काला काला होता है उसे हम ब्लैक कार्बन कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। वो जो ब्लैक कार्बन होता है वो उड़ता 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 हमारा एंटार्क्टिका में जाके जमा हो रहा है। वहां जमा हो रहा है तो प्रॉब्लम क्या हो रही है बेसिकली कि क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है, ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, ठीक है, इतना भी ठीक है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम, ये ब्लैक कार्बन वहां पे जाके जमा हो रहा है, और जो पहले जब सनरेज अंटार्कटिका पे पड़ती थी तो व्हाइट से वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होता है, थोड़ी सी हीट कम एब्जॉर्ब होती है, बाकी वापस चली जाती है। हीट बजट कहते हैं बेसिकली इसे। तुम्हारे काम का नहीं है, मत इस पे ध्यान दो। तुम्हें क्या याद रखना है कि पहले क्या होती थी, सनरेज रिफ्लेक्ट हो जाती थी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखा होगा, शायद पिक्चर से ज्यादा समझ आता है। तो पहले जब वो रिफ्लेक्ट हो जाती थी, मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे सनरेज यहाँ पे आती थी, ठीक है, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती थी। लेकिन अब ब्लैक कार्बन यहाँ पे आ चुका है, अब क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट नहीं होती, अब ये एब्जॉर्ब हो जाती है। तो पहले ही यहाँ पे ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, अब ये एब्जॉर्ब करके और हीट को बढ़ा रहे हैं, और तेजी से क्या होगा, ग्लेशियर मेल्टिंग होगी, ठीक है। तो जो क्लाइमेट चेंज का एडवर्स इफेक्ट होगा वो और ज्यादा बढ़ेगा आगे जाके ब्लैक कार्बन की वजह से। ये बताने का मेरा क्या था, मोटिव था। समझ आया यहां तक कि नेचुरल वेज में क्या क्या आता है। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे नेचर भी जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है CO2 में, हम अकेले ही नहीं है। नेचर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका जो टोटल है वो कितना है, 0.1 डिग्री सेल्सियस। जितना भी अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है उसमें सिर्फ 0.1 डिग्री सेल्सियस नेचुरली कंट्रीब्यूट हो रहा है, बाकी सारे के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हम ह्यूमंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ह्यूमंस कैसे करते हैं कंट्रीब्यूट ग्रीन हाउस गैसेज में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स कोल हो गया, गैस हो गई, पेट्रोलियम हो गए, जो भी हमारे जो नेचुरल पदार्थ मिलते हैं जिनको हम जला सकते हैं वो सारे किसमें काउंट होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में। सो जब हम फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं तो वहां से क्या निकलता है, CO2, और कह लो तो ग्रीन हाउस गैसेज निकलती है वहां से, जो एटमॉस्फेयर में ऐड होती है, और वहां पे जो हमारा बैलेंस है उसको डिसबैलेंस करती है। तो यहाँ पे एक जो डेटा है वो कोड करना ज्यादा अच्छा रहेगा कि कैसे फॉसिल फ्यूल्स हम जलाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो इंडिया है, हमारी इंडिया में जो हम इलेक्ट्रिसिटी जलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो होती है बेसिकली 75% कहाँ से प्रोड्यूस होती है, जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है वहां से। मतलब हम कोयले को जलाते हैं और वहां से क्या पैदा करते हैं, बिजली। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब भी हम किसी स्विच को ऑन कर रहे हैं तो हम कार्बन को एमिट कर रहे हैं। इसीलिए क्या होता है, अर्थ आवर डे और ये सारी चीजों को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि हम जागरूकता लाएं अपने समाज में कि हमें बिजली को बचाना चाहिए। क्यों बचाना चाहिए, क्योंकि वो आ कहां से रही है, कार्बन को जला के, कोयले को जला के, बेसिकली सबसे चीप सोर्स है कोयला, वहां से आ रही है। तो याद रखना जब भी स्विच जलाओ कि तुम क्या कर रहे हो, कार्बन को एमिट कर रहे हो, इसीलिए बिजली को बचाना चाहिए। समझ आया यहां तक। सेकंड देखते हैं, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन कैसे कंट्रीब्यूट करता है। देखो अर्बनाइजेशन क्या होता है कि शहरीकरण हिंदी में कहते हैं, कि जो गांव है धीरे धीरे क्या हो रहे हैं कि खत्म होते जा रहे हैं, वहां से गांव से क्या हो रहा है, लोग आ रहे हैं शहर में, और शहर का विस्तार होता जा रहा है, उसे बेसिकली बोलते हैं अर्बनाइजेशन। तो ये सारी जब चीजें हो रही हैं तो जो पावर कंज्यूम होती है, क्योंकि सबको पता है कि शहर में ज्यादा पावर कंज्यूम होती है, गाँव में शहर में ज्यादा कंज्यूम होती है, ठीक है। तो पावर अब ज्यादा कंज्यूम हो रही है, और पावर आ कहां से रही है, कोयले को जला के। तो यहां से अर्बनाइजेशन भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है, कहां पे, अपने ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करने में, ग्लोबल वार्मिंग में, क्लाइमेट चेंज में, ठीक है। ये हो गई एक चीज। सेकंड थिंग कि जब अर्बनाइजेशन होता है तो वहां पे क्या होता है, वेस्ट प्रोड्यूस होता है। वेस्ट प्रोड्यूस होता है तो वहां वो कहां पे जाता है, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट पे। तो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का क्या लेना देना है ग्रीन हाउस गैस से। हमने अभी देखा था नेचुरल वे में कि ये देखो यहाँ पे जो गोबर गैस होती है, बेसिकली क्या होता है, वहां पे सड़ रहा होता है, वो माइक्रोब्स जो होते हैं वो सड़ाते हैं हमारे जो हमारा कूड़ा कचरा होता है उसको, तो वहां से मीथेन एमिट होती है। तो सेम चीज यहाँ पे भी होगी, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में भी यहाँ से भी ग्रीन हाउस निकलेगी। तो वही चीज क्या कर रही है, हमारे एटमॉस्फेयर में कंट्रीब्यूट कर रही है। और प्लस ये जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं, ये एक्स्ट्रा जो फॉसिल फ्यूल होता है उसको बर्न करते हैं, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कहां पे, हमारे क्लाइमेट चेंज में। इतना समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं, डिफोरेस्टेशन। ये क्या चीज है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन बेसिकली क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं, ठीक है,
पेड़ों को हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे काट रहे हैं, ये दिख रहा है। काट क्यों रहे हैं पेड़ों को, रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन तो है हम है क्योंकि हम विस्तार कर रहे हैं अपने अर्बनाइजेशन का, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें खाने को ज्यादा चाहिए, खाने को ज्यादा चाहिए तो उसको पैदा करना पड़ेगा, पैदा करना पड़ेगा तो जो लैंड है, जो फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट को हटाना पड़ेगा, वहां पे अब खेत बनाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें क्या कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है किसमें, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में। कैसे कर रही है, कैसे कर रही है, ये देखो। जब डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो पेड़ क्या करते हैं, पेड़ दो काम करते हैं। कौन कौन से, कि जब तुम कोई पेड़ लगाते हो वो क्या करता है, कार्बन को एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन को एमिट करता है, कार्बन ले रहा है, ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, ठीक है, ये प्रोसेस हो रही है। तो जब ये प्रोसेस हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। तो जब हम पेड़ को काटते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो सिक्वेस्ट्रेशन वाली प्रोसेस है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब जो CO2 पहले एब्जॉर्ब हो रहा था, अब वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। अब क्या होगा कि जो एक्चुअल में वो है, जो हमने काटा है, अब उसको हम बर्न भी करेंगे ना, उसका कुछ तो करेंगे हम, या तो वो सड़ेगा या तो वो जलेगा। लकड़ी जो होगी, अगर उसका फर्नीचर बना लिया तो इन फ्यूचर क्या होगा, जो टर्माइट्स होती है, दीमक होती है, वो भी ग्रीन हाउस गैस एमिट करती है, ठीक है। तो वो क्या करेंगी, वो खाएंगी उसे लॉन्ग प्रोसेस में, या फिर उसे हम जलाएंगे। तो जलाएंगे तो क्या होगा कि जो उसने पहले से अब्सॉर्ब करा है अब वो भी निकलेगा, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें वो भी कंट्रीब्यूट होगा। तो जो डिफोरेस्टेशन है दो तरह से मार करता है, एक तो लेना बंद कर देता है और जो पहले ले रखा है उसको एमिट करता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, इसको ऐसे ही प्रोसेस, ऐसे ही लैंग्वेज में लिखना है जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है, तभी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। यहां तक समझ आया कि कहां कहां से हमारा जो कार्बन है वो निकल रहा है। अब देखते हैं सर, एक बार इंडस्ट्रियल ये- एमिशन। सर हाँ बोलो, कुछ पूछना है? सर ये एक बार सीक्वेस्ट्रेशन एक बार फिर से आप एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज? ठीक है, देखो सीक्वेस्ट्रेशन क्या चीज होती है कि जो पेड़ है, ठीक है, फॉरेस्ट लो, ये देखो, ये पेड़ है, ये फॉरेस्ट है। बेसिकली फॉरेस्ट में क्या होता है कि जब तुम जाते हो तो तुम्हें अच्छा सा लगता होगा देख के, हरियाली देख के सबको अच्छा लगता है। तो वहां पे बेसिकली प्रोसेस क्या होती है, वहां पे जब सांस जब लेते होगे, जब सुबह सुबह पार्क वगैरह में जाते हो, यहाँ पे सांस लंबी लंबी सांस लेते, लंबी लंबी सांस छोड़ते हो, तो बेसिकली होता क्या है, वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है, इसीलिए तुम लंबी लंबी सांस ले पा रहे हो। नहीं तो एक बंद कमरे में भी ले सकते थे वो चीजें जो पार्क में जाके कर रहे हो। पार्क में एक्चुअली हो क्या रहा है, जो हमारा पेड़ है, जो हमारा फ्रेंड है बेसिकली, वो क्या कर रहा है कि वो हमें ऑक्सीजन दे रहा है। दे कैसे रहा है कि वो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और हमें ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, कार्बन को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, जो पेड़ करता है उसे क्या कहते हैं, सीक्वेस्ट्रेशन, ठीक है, समझ आया? तो वही चीज है कि जब हम पेड़ों को काट देंगे तो जो सीक्वेस्ट्रेशन की प्रोसेस हो रही है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। अब जो पेड़ कटा है उसको हम जलाएंगे या फिर वो सड़ेगा, दोनों दोनों हालत में क्या होगा कि CO2 वहां से एमिट होगी, क्योंकि उसने CO2 ले रखी है। समझ आया? तो ये डिफोरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल एमिशन। इंडस्ट्रियल एमिशन क्या होता है कि इंडस्ट्री में भी कुछ प्रोसेस होती है तो वहां से भी ग्रीन हाउस गैसेज निकलती है। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम से क्या निकलता है, CFC वाला फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये फ्लोराइटेड गैसेज होती है। नहीं भी याद है तो एल्यूमिनियम से क्या निकलता है, ग्रीन हाउस गैसेज, इतना लिख सकते हो। एक मैग्नीशियम की इसकी इंडस्ट्री होती है, वहां से क्या निकलता है, SF6। ये क्या होता है, सल्फाइड फ्लोरोकार्बन ऐसे करके कुछ होता है, लेकिन तुम लिख सकते हो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होती है कहां से, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री से और मैग्नीशियम इंडस्ट्री से, ऐसे लिखना है, ठीक है। यहां तक समझ आया? देखो इतने इतने जो पॉइंट है ना, इसमें तुम्हें सिर्फ एक पॉइंट या दो पॉइंट यूज करना है, इससे ज्यादा नहीं करना, इससे ज्यादा कर भी नहीं सकते। ये इतने सारे पॉइंट इसलिए हैं क्योंकि तुम बच्चे बहुत ज्यादा हो और सबके ऐसे एक जैसे ना हो, इसलिए इतने पॉइंट देना जरूरी है, समझे? नेक्स्ट थिंग, और ये लास्ट में देखते हैं कि लाइव स्टॉक्स क्या होते हैं, ये जो दिख रहे हैं जानवर, गाय भैंसे और ये सारे क्या होते हैं, ये जब खाते हैं, ठीक है, गाय को देखा है जुगाली करती रहती है, भैंसे वगैरह जो होती है जुगाली करते करते वो लेती है डकार लेती है, तो वो कौन सी गैस निकालती है, वो निकालती है मीथेन। मीथेन। तो वो भी क्या कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में। तो इसको नेचुरल में क्यों नहीं डाला, क्योंकि लाइव स्टॉक फार्मिंग हम करते हैं वो नेचुरली नहीं होती, हम एक पर्टिकुलर स्पीसीज को
एक पर्टिकुलर स्पीशीज को हम ज्यादा वो पाल रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वही पर्टिकुलर स्पीशीज ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रही है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर क्या होते हैं, जैसे यूरिया। ठीक है, यूरिया जब हम डालते हैं ना तो वहां से क्या निकलता है, NO2, नाइट्रस ऑक्साइड। तो वो भी क्या चीज है, हमारा ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ये वाला समझ आया कहाँ कहाँ से निकल रही है ग्रीन हाउस गैस। जी सर। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। क्योंकि जो तुम्हारा टॉपिक आएगा ना क्लाइमेट चेंज का, अगर सिर्फ क्लाइमेट चेंज दे दिया तो कुछ भी लिख दोगे, ठीक है, इनमें से। लेकिन अगर उसने बोल दिया क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वुमेन्स पे, और क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इंडस्ट्रीज पे, चिल्ड्रंस पे, अगर स्पेसिफिक दे दिया तो वहां थोड़ा सा तुम्हें पॉइंट पता होने चाहिए थोड़े ज्यादा। ठीक है, इसलिए इतना ज्यादा पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है। और ये बेसिक नॉलेज है एकदम, इतना ज्यादा कुछ वो भी नहीं है। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या कहते हैं कि इसके इम्पैक्ट क्या है क्लाइमेट चेंज के, उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस। तो सबसे पहला इम्पैक्ट क्या देखते हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग। वो तो होता ही है, क्यों ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म कर रही है, उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। उसी की वजह से हमारा मौसम चेंज हो रहा है, उसे हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है उसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो एसी चला लेंगे। लेकिन उससे एकदम एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है कि जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो अंटार्कटिका है, हमारा जो आर्कटिक है, कोई ऐसा है जिसको अंटार्कटिका और आर्कटिक ना पता हो? अरे ये पोल्स आ गया, रुको। जो हमारा ग्लोब होता है वो दो पोल में डिवाइड होता है। ठीक है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ऊपर वाला आर्कटिक होता है, नीचे वाला अंटार्कटिक होता है, इतना थोड़ा सा याद रखना। अब वहां पे क्या होता है, वहां पे सूरज की किरणें पहुंच नहीं पाती, ठंड रहती है, बर्फ जमी रहती है 24 घंटे। तो वहां पे क्या होता है कि अब जब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो वो बर्फ क्या कर रही है, वो बर्फ पिघल रही है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर मेल्टिंग। ठीक है, उसके पिघलने की वजह से क्या हो रहा है कि जो सी लेवल है, जो समुद्र का जो लेवल है, वो धीरे 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 ऊपर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब बोलोगे बढ़ने दो, हमें क्या प्रॉब्लम है उससे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकती है कि जो लैंड होता है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, सबमर्ज हो रहा है। सबमर्ज मतलब डूब रहा है। इंडोनेशिया में न्यूज वगैरह आती रहती है, थोड़ा बहुत ध्यान दिया करो। इंडोनेशिया में एक आइलैंड था, वो पूरा डूब गया। तो ये दिख रहा है जैसे ऐसे टाइप में कुछ होता है। उसको छोड़ो, यहाँ पे देखो कि ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर राइज, ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहा है। ग्लेशियर मेल्ट की वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे सी लेवल ऊपर जाता रह रहा है। सी लेवल की वजह से क्या हो रहा है, जैसे जैसे सी लेवल राइज हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो लैंड है वो डूब रहा है। अब लैंड डूब जाए तो चलेगा, लेकिन अब वहां पे क्या होता है कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं, ठीक है, कोस्टल एरिया में ग्राउंड वाटर भी होता है। हम ग्राउंड वाटर से भी क्या करते हैं, अपनी वाटर को सप्लाई करते हैं। अब जो वो ग्राउंड वाटर है वहां पे क्या होगा, समुद्र का पानी घुस जाएगा। ठीक है, अब जब वहां पे समुद्र का पानी घुस जाएगा तो वो पीने लायक बचेगा, नहीं बचेगा। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। समझ आया कैसे लिंक हो रही है चीजें। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लैंड तो जा रहा है, वो तो ठीक है, लैंड की वजह से वाटर स्कार्सिटी भी पैदा हो रही है, क्योंकि वो जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको खत्म कर रहा है। प्लस जो कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कोस्टल में हमने वो जो पूरे होटल्स वगैरह बना रखे हैं, वहां पे जो लोग रहते हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वो क्या करता है, हार्म पहुंचाता है, उसको भी वो क्या कर रहा है, तहस नहस कर रहा है बेसिकली। तो इनसे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो कोस्टल एरियाज में हमारी जो कम्युनिटीज रहती हैं, ठीक है, जो मछली पालन बेसिकली वही करती है वहां पे, तो वो कम्युनिटीज क्या हो रही है, वहां से धीरे 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 शिफ्ट होंगी कहीं और। अगर ये सारी चीजें कंटिन्यू चलती रहेंगी तो जो छोटे छोटे आइलैंड्स है, जैसे मालदीव हो गया, ठीक है, यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, कहीं और भागेंगे किसी और देश में जहाँ पे लैंड है। जैसे इंडिया पास में, तो इंडिया में आएंगे। तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम जनरेट होगी, रेफ्यूजी क्राइसिस आएंगे। रेफ्यूजी समझते हो क्या होता है, रेफ्यूजी होता है कि जो अपने देश से किसी और देश में चला जाता है कुछ प्रॉब्लम की वजह से। माइग्रेशन अलग चीज होती है रिया, रेफ्यूजी अलग चीज होती है। तो माइग्रेशन क्लाइमेट की वजह से, चलो कह लो माइग्रेशन, माइग्रेशन क्लाइमेट की वजह से हो रहा है, फोर्सफुल माइग्रेशन। रेफ्यूजी कहते हैं फोर्सफुल माइग्रेशन जो होता है उसको कहते हैं रेफ्यूजी। यहाँ पे फोर्स कहां से आ रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से फोर्स आ रहा है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट रेफ्यूजी।
रेफ्यूजी की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इसको थोड़ा सा समझना कि रेफ्यूजी से क्या होता है कि जितना भी हमारा पूरा वर्ल्ड है, हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे यहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। इस चीज को सबसे पहले दिमाग में डाल लो कि हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड है। जब हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसके ऊपर उसको खाने वाले लोग ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जब रिसोर्सेज लिमिटेड है, उस रिसोर्सेज जो लिमिटेड है उसको कंज्यूम करने वाले जो कंज्यूमर्स होंगे, बेसिकली पॉपुलेशन, वो जब जैसे जैसे बढ़ती रहेगी तो क्या होगा कि और ज्यादा जो क्राइसिस होंगे वो बढ़ेंगे। जैसे क्राइसिस क्या बढ़ेंगे, सोसाइटी में क्राइम बढ़ेगा, ठीक है, सोसाइटी में रियॉट्स वगैरह ज्यादा होंगे, और एक ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि वॉर आ जाए। किसकी वजह से? सिंपल एक चीज, क्लाइमेट चेंज की वजह से। समझ आया? तो यहां तक ये समझ आया कि सिंपल एक टेम्परेचर बढ़ रहा था, उसकी वजह से क्या क्या चीजें होने लग गई, इकोनॉमिकली हमें कितना लॉस हो रहा है। ये बताने का मतलब था कि क्लाइमेट चेंज इकोनॉमिकली हमें कितना इफेक्ट कर रहा है। अब इसका थोड़ा देखते हैं डेटा कि कौन कहता है, ये तो मैंने बोल दिया, कोई कहता भी है या फिर ऐसे ये गूगल टॉक है, गूगल टॉक जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे आईपीसीसी है, एक बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी रिपोर्ट आई। ये रिपोर्ट में क्या कहता है कि अगर 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर राइज होता है ग्लोबल में, ग्लोबल टेम्परेचर अगर 3 से 4 डिग्री राइज होता है तो कम से कम 330 मिलियन लोग डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे जहां पे वो एक्चुअल में अभी रह रहे हैं। ठीक है, समझ आया कि जो हम एक्चुअल में पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, वो रिपोर्ट भी कहती हैं। अब देखते हैं हिंदू क्या कहता है। द हिंदू में रिपोर्ट आई कि जो हमारा लास्ट डेकेड था 2011 से 2020 तक का, ये वार्मेस्ट डेकेड था, मतलब सबसे ज्यादा गर्म था ये 10 साल जो थे लास्ट के, जिसमें हमें कितना ग्लोबल टेम्परेचर देखने को मिला, राइज 1.1 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा ज्यादा था किससे? प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, मतलब जिस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उस टाइम पे जो टेम्परेचर था उससे आज का टेम्परेचर, आज का मतलब जो लास्ट डेकेड गया है हमारा, इसका टेम्परेचर 1.1 डिग्री ज्यादा था। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, जो हम पढ़ रहे हैं, ये हमारी रिपोर्ट भी इसको प्रूव करती है। इतना समझ आया? अब देखते हैं नेक्स्ट। ये जो पहला जो हमारा मोटिव था, ये क्या कि इकोनॉमिकली ये हमें कैसे मतलब इफेक्ट कर रही है, क्लाइमेट चेंज हमारी इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट कर रही है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेफ्यूजी क्राइसिस, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, लैंड सबमर्जेंस, ये सारी चीजें हो रही हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या क्या चीजें होती है उससे। अब देखो कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी, ये क्या चीज है, कॉन्सिक्वेंसेस ग्लोबल वार्मिंग के किसकी वजह से हो रही है? ग्रीन हाउस गैस की वजह से, जो कि हम और हमारे जो नेचर वाले पार्टनर है दोनों मिलके एमिट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सोलर रेडिएशन। ये क्या चीज है सोलर रेडिएशन? बेसिकली क्या होता है, सूरज रेडिएट करता है, एब्जॉर्ब करते हैं, उसी से क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर में वो बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैस की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। सोलर रेडिएशन क्या होता है? सूरज की किरणें आती है, उसे कहते हैं सोलर रेडिएशन, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब देखो सोलर रेडिएशन बढ़ तो रही है, इतना तो सबको पता है, ये सारी चीजें हमारी डेटा ने प्रूव कर दी। अब इसकी बढ़ने की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं, इसको समझना जरूरी है। ठीक है, सोलर रेडिएशन बढ़ रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ रुक रही है। तो इसका एग्जांपल अपने घर से ले सकते हो, जो गमला होता है धूप में, मतलब सर्दियों में क्या होता है, थोड़ी हरियाली रहती है हमारे यहाँ पे ना। अब जैसे जैसे गर्मी आती रहेगी वैसे वैसे क्या होगा कि हम जो पौधे हैं उनको छांव में रख देंगे। अगर उनको एकदम बीच में रख दो, वो अपने आप ही क्या होगा, जल जाएंगे। तो वही क्या चीज हो रही है कि अगर जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, गर्मी की वजह से क्या हो रहा है कि पौधों की ग्रोथ भी धीरे धीरे रुक रही है। एक चीज हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज देखते हैं कि जो हमारे कह लो कि जो सबसे वाले जो फार्मर्स के जो फ्रेंड कहते हैं, जैसे ये होता है, वो क्या कहते हैं, केचुआ, केचुआ कहते हैं ना उसे, जो खेतों में होता है। Earthworm. हाँ, क्या चीज? Earthworm. अर्थवॉर्म, हाँ। तो जो अर्थवॉर्म होता है, ये जो हनी बी होती है, ये क्या होते हैं, ये हमारे फ्रेंड्स होते हैं। कैसे फ्रेंड्स होते हैं? जो केचुआ होता है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जो हनी बी है पॉलिनेट करती है, मीन्स यहाँ से पॉलिनेट लेती है वहां पे डालती है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं कि जो प्लांट्स हैं, जो एक्चुअल में हमारा जो फूड प्रोडक्शन है उसको बढ़ाते हैं, यही तो हो रहा है। लेकिन सोलर रेडिएशन जैसे जैसे बढ़ रही है, गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये लोग भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों चीजें हो रही है कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी कम हो रही है, और जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली इसका हमें इफेक्ट क्या देखने को मिलता है
कि जो हमारा प्रोडक्शन है, कौन सा प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन, ये धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, अब कम हो रहा है, चलो ठीक है, एक चीज हमने देख ली क्यों हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारा मॉनसून है वो भी धीरे धीरे गड़बड़ा रहा है। कैसे गड़बड़ा रहा है कि अभी आप न्यूज में देखते रहते होंगे, अब इसको देखेंगे डेटा के साथ, लेकिन पहले थोड़ी सी थ्योरी क्लियर कर लेते हैं कि हम न्यूज में देखते रहते हैं कि मॉनसून थोड़ा सा लेट हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया कि फसलें खराब हो गई, या थोड़ा जल्दी आ गया तो फसलें खराब हो गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन दोनों चीजों की वजह से मॉनसून इरेटिक है। इरेटिक मॉनसून कहते हैं कि जो टाइम पे नहीं आता, जिसका आप डिसाइड नहीं कर सकते, उसी चीज को कहते हैं इरेटिक। तो इरेटिक मॉनसून की वजह से क्या होता है कि जो हमारी फसलें हैं वो भी खराब हो रही हैं। तो क्यों खराब हो रही हैं उसको थोड़ा देखते हैं। अनप्रिडिक्टेबल, हाँ सही बोला, इरेटिक मतलब अनप्रिडिक्टेबल, जिसको हम डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बोलती है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में जो 51% जो हमारी एग्रीकल्चर होती है, प्रोड्यूस आता है, कहाँ से आता है, रेन फेड एरिया से। रेन फेड एरिया क्या होता है कि जो हमारा 51% जो फूड प्रोडक्शन आता है, ठीक है, 51% जो हमारी खेती होती है वो ऐसे एरिया पे होती है जहाँ पे नहरें नहीं है, वही रेन फेड एरिया में आता है। तो तुम एक बार इमेजिन करके देखो कि हमारी इंडिया के अंदर फिर हाफ जो पॉपुलेशन है वो प्राइमरी सेक्टर में है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में हाफ हमारी पॉपुलेशन है, और उस हाफ पॉपुलेशन का 51% जो लोग हैं वो बारिश पे डिपेंड है। जरा सी बारिश इधर उधर और खेल खत्म। तो हमारी इकोनॉमी पे भी कितना फर्क पड़ेगा, हमारी फूड सिक्योरिटी पे भी कितना फर्क पड़ेगा। इस चीज को एक बार सोच के देखो, कितना ये सीरियस मैटर है। समझ आया ये दो चीज कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमारी फूड सिक्योरिटी यहाँ पे खतरे में, किसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये बताने का मतलब था। ठीक है, अब थोड़ा डेटा देखते हैं, हमारा डेटा क्या कहता है कि WHO क्या कहता है। WHO कहता है कि 2020 के अंदर जो अभी गया है, 770 मिलियन जो लोग थे उन्होंने फेस करा था हंगर। हंगर मतलब भूख। तो हंगर क्यों फेस करा था, क्योंकि हमारा जो ये इरेटिक मॉनसून है इसकी वजह से क्या आया, फूड स्कार्सिटी, और उसकी वजह से हंगर फेस करा। कहाँ पे, अफ्रीका में और एशिया में। तो एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा देखना, नेक्स्ट डेटा को देखते हैं, उसके बाद देखते हैं PIB। समझते हो क्या होता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो इंडियन गवर्नमेंट का है, उसकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने PIB में बताया कि अगर हम ये जो सारी चीज हो रही है, इरेटिक मॉनसून हो रहा है, मॉनसून अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है, इसको अगर हमने ठीक नहीं किया, मतलब इसके अगेंस्ट में हमने अच्छे मेजर्स नहीं लिए, तो जो हमारा राइस यील्ड होता है, जितनी राइस की उत्पत्ति होती है, वो 20% तक कम हो सकती है 2050 तक। ठीक है, ये दो चीज हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुको और थोड़ा सा सोचो कि हो क्या रहा है कि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन ये बढ़ रही है, हम जो है मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा फूड प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे घट रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड प्रोडक्शन घट रहा है। क्या होगा, अब क्राइसिस आएंगे या नहीं आएंगे, ये बताओ मेरे को तुम। बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। 100% आएंगे, बिल्कुल। तो ये समझ आया। तो ये हमने यहाँ पे समझा कि कैसे ये क्लाइमेट चेंज हमारी फूड सिक्योरिटी को हैम्पर कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपना ओशियन वाला हिस्सा। ओशियन में क्या सीन चल रहा है कि जो हमारा ओशियन है, ओशियन की बात करें तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मरीन फूड की। जो हमारा ओशियन से भी हमारा फूड आता है, सारी बात कहाँ पे आती है, सारी बात आती है पैसों पे। ठीक है, पूरा वर्ल्ड चल रहा है इसी गेम से कि जहाँ पे इकोनॉमी हमारी खतरे में है उसको हमें बचाना है। क्लाइमेट चेंज से हमारी इकोनॉमी को अगर कुछ भी फर्क ना पड़े ना, तो हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर कि हो रहा है, होता रहे। लेकिन जैसे जैसे हमारा फूड प्रोडक्शन कम हो रहा है, फूड प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो हमारे क्या हो रही है, सेल कम हो रही है ना। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी इकोनॉमी पे फर्क पड़ रहा है। तो बेसिकली सारा खेल कहाँ पे आता है, पैसों पे। ठीक है, ये मैक्सिमम चीजों में देखने को मिलेगा तुम्हें। तो एक जो ओशन होता है वो कैसे हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, फिश, मछलियां आती हैं वहां से, केकड़े आते हैं, और एक्वेटिक प्लांट्स आते हैं। सी फूड देखा है तुमने कोई, सी फूड में एक स्पेनिश सा आता है जो अंदर होता है उसके समुद्र के, उसको जापानीज लोग खाते हैं और बहुत ज्यादा ये प्रोटीन वाला होता है। तो ये क्या होता है, ये सारा क्लाइमेट चेंज की वजह से कहीं ना कहीं घट रहा है। लॉबस्टर। हाँ, क्या चीज, लॉबस्टर। रोस्टर नहीं, कुछ और नाम है, ऐसे ही कुछ नाम था, स्नेनी ऐसे करके कुछ नाम था। तो ये सारा ओशन फूड बेसिकली क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। ठीक है, इसकी वजह से प्रॉब्लम कहाँ आ रही है
कि पहली चीज हमारा फूड घट रहा है, ठीक है, मरीन फूड हमारा घट रहा है। दूसरी चीज जॉब्स, कि ये जो इंडस्ट्री है मरीन एक अपने आप में इंडस्ट्री है, ये भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है। क्लाइमेट चेंज से अगर ये सारी चीजें इफेक्ट होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी तो इफेक्ट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लोग बेरोजगार होंगे, ठीक है, और इनकम, ये तीनों चीज कम होगी। अब थोड़ा देखते हैं डेटा क्या कहता है। डेटा के बाद देखेंगे क्या डेंजर है, कैसे हो रही है ये सारी चीजें, कैसे हमारा ये फूड, जॉब और इनकम ये खतरे में आ रही है मरीन वाली, ठीक है। तो जब हम देखते हैं तो हमारा डेटा बताता है कि अराउंड 3 बिलियन जो लोग हैं वो मरीन इसके ऊपर डिपेंड है, मरीन इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड है। और 2020 के अंदर जो मरीन इंडस्ट्री है वो कितना कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल जीडीपी का? 3%। ग्लोबल जीडीपी का, इंडियन जीडीपी का नहीं है, ग्लोबल जीडीपी बहुत बड़ी है। तो 3% यहाँ पे ये कंट्रीब्यूट कर रही है, इतने सारे लोग डिपेंडेंट है। और इंडिया के अंदर, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया की बात तो जानेंगे, इंडिया के अंदर जो हमारा मरीन फूड है वो 8% जो ग्लोबल फिश प्रोडक्शन होता है उसको कंट्रीब्यूट करता है। तो मतलब हमें यहाँ से बहुत पैसा मिलता है, इसका कहने का सिंपल मतलब ये है, ठीक है। अब हमें यहाँ से पैसा मिल रहा है तो कैसे ये सारी चीज डेंजर में, कैसे खतरे में कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब देखेंगे तो एक कॉन्सेप्ट होता है ओशन एसिडिफिकेशन। ये क्या चीज होती है कि जो हमारा ओशन है वो भी CO2 को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ज्यादा जब एब्जॉर्ब करता रहेगा तो, हाँ गार्गी कुछ बोल रहे हो? नो सर। ठीक है, तो जब ये जो हमारा ओशन है ये ज्यादा एब्जॉर्ब करता रहेगा तो ज्यादा एसिडिक होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एसिडिक होता है तो होने दो, हमारा क्या जा रहा है, हमारा कहाँ जाता है, जब ये जो प्लांक्टन्स हैं इन पे फर्क पड़ता है। ये प्लांक्टन्स क्या होते हैं पता है किसी को? फूड चेन किसी ने सुना है? सर छोटे छोटे मरीन एनिमल्स होते हैं जिनको फिश फीड करती है। सही कह रहे हो एकदम। किसने बोला? सुमित। अच्छा सुमित, हाँ एकदम सही बोला। जैसे ये दिख रहा है तुम्हें पिक्चर में, ये क्या एक चीज है, ये प्लांक्टन्स है। तो ये जो प्लांक्टन्स होते हैं हम नहीं खाते इन्हें, ठीक है। इन्हें कौन खाता है? इन्हें खाती है फिश, खाती है, और फिश को हम खाते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज है, ये फूड चेन में सबसे जो प्राइमरी जो वो होती है, यूनिट होती है, वो ये है प्लांक्टन्स। अगर ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से क्या हो रहा है, जो प्लांक्टन्स है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। अगर प्लांक्टन्स खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, जो फिश है हमारी वो क्या खाएगी? भूखी मर जाएगी। अगर जो छोटी वाली फिश है वो नहीं खा पाएगी तो जो बड़ी वाली फिश है वो किसको खाएगी? तो पूरी चेन है, इसी चेन को क्या कहते हैं, फूड चेन। कि जो केचुआ है वो जो सड़ा हुआ पदार्थ है उसको खाता है, केचुए को मुर्गी खाती है, मुर्गी को हम खाते हैं, ठीक है। तो ये एकदम से पूरी फूड चेन है। अगर इसमें से एक भी चीज ब्रेक हो गई कि केचुआ मर गया तो हमारी मुर्गी किसको खाएगी? मुर्गी नहीं खा पाएगी तो भूखी मर जाएगी, फिर हम किसे खाएंगे? ये एक फूड चेन होती है। ये जस्ट एग्जांपल है बताने के लिए। तो जो प्लांक्टन्स है वो क्या है, बेसिक यूनिट है फूड चेन में, मरीन इकोसिस्टम में। तो अगर ये खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा कि जो हमारा इंडस्ट्री है पूरी, ये फिश हो गए, ये कैक्टेशियंस हो गए, और ये सारी चीजें हैं, ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये एक चीज हो गई। सेकंड चीज, एक सैचुरेशन हॉरिजॉन होता है। सैचुरेशन हॉरिजॉन क्या होता है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो, एक होता है कोराल रीफ। कोराल रीफ क्या होता है कि वहां पे एक है ना, मरीन इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम होता है कोराल रीफ का। आपने देखा होगा अंडमान निकोबार में या फिर लक्षद्वीप में लोग जाते हैं और पानी के नीचे जाके फोटो वगैरह खिंचवाते हैं। मैं दिखाता हूँ। तो वो क्या चीज होती है, दिखता है ये वाला कलरफुल ओशियन, ये दिख रहा है, ये क्या चीज है, कोराल रीफ, ठीक है। कोराल रीफ में क्या होता है, ये पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है अपने आप में। दिख रहा है यहाँ पे कि कितनी सारी मछलियां हैं यहाँ पे, ये पूरा एक इकोसिस्टम है, एक तरह से छोटा सा इकोसिस्टम है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये सैचुरेशन हॉरिजॉन जो होता है, ये धीरे धीरे इसकी लाइन है थोड़ी ब्रॉड होती जा रही है, ऊपर तक आता जा रहा है। तो जब यहाँ पे ये देखो, जैसे ये है, यहाँ पे कोराल रीफ रहता है, थोड़ा एजिस पे रहता है क्योंकि उसे सूरज की किरणें चाहिए होती है, नीचे की तरफ वो सूरज की सनरेज जो है वो आ नहीं पाती, तो यहाँ पे वो सरवाइव नहीं कर पाता। यहाँ पे रहता है बेसिकली बीचेस पे, ठीक है, बीचेस के किनारों पे। तो जैसे जैसे ये सैचुरेशन हॉरिजॉन बेसिकली क्या होता है कि ये कैल्शियम का बना होता है। तो जब कोई भी कैल्शियम ओशियन के अंदर, कोई भी कैल्शियम इस सैचुरेशन हॉरिजॉन से जैसे जैसे नीचे जाएगा तो वो डिसॉल्व हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, ठीक है।
तो ये जो लाइन है ये धीरे धीरे ऊपर जा रही है, जैसे जैसे ऊपर जाएगी अगर ये यहाँ पे आ गई तो ये जो हमारा कोरल रीफ है ये भी खत्म हो जाएगा, और हो किसकी वजह से रहा है? ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से। ये समझ आया? तो इनकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा मरीन फूड इफेक्ट हो रहा है। बेसिकली कहने का मतलब ये है, इन सब चीजों की वजह से क्या हो रहा है कि हमारी इंडस्ट्री इफेक्ट हो रही है, मरीन फूड इफेक्ट हो रहा है। मरीन फूड इफेक्ट हो रहा है तो हमारा क्या हो रहा है? फूड इनसिक्योरिटी हो रही है, प्लस हमारी इकोनॉमी को भी हैम्पर कर रहा है ये सारी चीजें, प्लस जो कोस्टल कम्युनिटीज है उनको भी हैम्पर कर रही है। तो क्लाइमेट चेंज से क्या क्या चीजें हो रही हैं, सब चीजें दिमाग में रखने वाली हैं, ठीक है। अब देखते हैं आईपीसीसी की रिपोर्ट क्या कहती है। आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई, वो कहती है कि जो हमारा ओशियन है, हमारा जो प्यारा ओशियन है जिसके अंदर इतने सारी चीजें हैं और पैसा भी है, फिशेज वगैरह हैं, ये सारी चीजें बेचेंगे और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है, जॉब्स वगैरह दे रहा है, ये 2021 तक 150% ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो 150% ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और फिर ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। समझ आया क्या चीज होगी, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है क्लाइमेट चेंज का। अब देखते हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रेडिएशन बढ़ रही है, हमारे यहाँ पे गर्मी बढ़ रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? हाइड्रोलॉजिकल चेंज भी हो रहा है। ये क्या चीज होती है? हाइड्रोलॉजिकल चेंज। बारिश आती है, पानी बहता है, ग्लेशियर मेल्टिंग होती है, पानी आता है, नदियों में पानी आता है, ये पूरी क्या चीज है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है एक तरह से, कि गर्मी हुई, इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन में कंडेंसेशन हुआ, यहाँ पे फिर बारिश हो गई, प्रेसिपिटेशन हुआ। ये पूरी साइकिल क्या है? एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से कहते हैं हम, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चेंज हो रही है हमारी धीरे धीरे। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा रेनिंग पैटर्न है, बारिश जो है हमारी, वो कहीं ना कहीं अल्टर हो रही है, चेंज हो रही है। अल्टर मतलब चेंज हो रही है हमारी बारिश वाली साइकिल। और इमेजिन करो कि हमारी बारिश वाली साइकिल चेंज हो रही है और हमारे 51% जो हमारे किसान भाई हैं वो बारिश के इंतजार में बैठे हैं, और बारिश है वो अपना रूप चेंज कर रही है। सोच के देखोगे कि क्या होगा, ठीक है। तो ये बारिश चेंज हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? ड्रॉट आ रही है, एक साइड ड्रॉट आ रही है और एक साइड फ्लड आ रहा है। और ये न्यूज़पेपर में तुम्हें देखने को मिल जाएगा कि जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पे हमें फ्लड देखने को मिलती है, और जो हमारा ये महाराष्ट्र का ये जो रीजन है, विदर्भ रीजन, वहां पे हमें ड्रॉट देखने को मिलती है। तो एक साथ ही हमारे इंडिया में हमें दो चीजें देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी। तो देख लो ये सारी चीजें किसको जन्म दे रही है? वाटर स्कार्सिटी को, कि पानी की कमी आ रही है। कोस्टल एरियाज में तो आ ही रही है, वहां तो घुस ही रहा है वो समुद्र का पानी, प्लस जो इंटरनल जो हमारा एरिया है वहां पे भी ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से। और ये देखो ग्लेशियर मेल्टिंग, हाँ, फ्लड कैसे आ रही है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, कि गर्मी ज्यादा हो रही है। थर्ड पोल पता है किसी को क्या होता है? थर्ड पोल, कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और थर्ड पोल है हमारा हिमालयन वाला रीजन, वहां पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। और अभी एक रिपोर्ट आई थी, एडिटोरियल में बताया था 15,000 ग्लेशियर्स हैं हमारे हिमालयन में। तो वो ग्लेशियर्स क्या हो रहे हैं? वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं और बहुत तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। उस मेल्टिंग की वजह से क्या होता है कि जो डाउन स्ट्रीम वाला जो रीजन है वहां पे बाढ़ आती है, फ्लड आती है। हाँ, बेंगलुरु में वाटर क्राइसिस का बहुत अलग रीजन है। बेंगलुरु के वाटर क्राइसिस से यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में फ्लड आती है। ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है कि यहाँ पे ये चीज हो रही है, वहां पे वो चीज हो रही है, उसका रीजन क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग भी चीज है, ठीक है। लेकिन हम अपने आप को एक दायरे में सीमित रखेंगे ताकि ज्यादा खिंच ना जाए चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है? ग्लेशियर मेल्टिंग हो रहा है जल्दी जल्दी, उसकी वजह से फ्लड आ रही है। इसी की वजह से क्या होता है कि एक तरफ जो हमारा मॉनसून है वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो ग्लेशियर है वो जल्दी जल्दी मेल्ट हो रहे हैं। तो एक तरफ तो विदर्भा में हमें देखने को मिल रहा है सूखा, एक तरफ हमें मणिपुर में देखने को मिल रही है बाढ़। ये सारी चीजें हो रही है किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से। और उसी की वजह से क्या आ रहा है? वाटर स्कार्सिटी की, पानी की कमी हो रही है, पीने का पानी नहीं मिल पा रहा। कि बाढ़ की वजह से क्या हो रहा है? पूरा सिस्टम ही वहां पे जो है वो कोलैप्स हो गया, और पानी हमें फिर बाहर से पेट्रोल जला के हमें पानी ट्रकों में मंगवाना पड़ रहा है। तो खुद सोच लो कि हम किस हद तक चीजों को कर रहे हैं सही, कि पेट्रोल फूक के पेट्रोल जला रहे हैं और कार्बन को एमिट कर रहे हैं, और कार्बन को एमिट करके क्या पहुंचा रहे हैं? पानी। और कार्बन, पानी क्यों नहीं है? क्योंकि हम कार्बन ज्यादा एमिट कर रहे हैं, इसीलिए पानी नहीं है वहां पे। यही तो चीज है। तो अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पानी कहाँ पे कंज्यूम होता है।
सो ये जो सारी जो रिपोर्ट है, जो जितना भी यहाँ पे डेटा है, सब इंडियन गवर्नमेंट का है, यूनेस्को का है, ऑथेंटिक डेटा है, कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो कहीं से भी सर्च मार के ले लिया हो। तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या कहती है कि हमारे यहाँ जो 70% वाटर कंज्यूम होता है इंडिया के अंदर, कहाँ पे कंज्यूम होता है? एग्रीकल्चर फील्ड पे। एग्रीकल्चर फील्ड पे हमारा मैक्सिमम जो पानी है वो कंज्यूम होता है। और ये कौन से पानी की बात कर रहा हूँ? जो नहरों से आता है, ठीक है। अब देखो तुम कि एक तो मानसून नहीं आ रहा है टाइम पे, 51% जो हमारे किसान है वो वहां से इफेक्ट हो रहे हैं, और जो बाकी बच गए वो इन चीजों से इफेक्ट हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ये जो वाटर स्कार्सिटी है, कहीं ना कहीं ये भी हमारी फूड स्कार्सिटी में कन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही? यस। अब ये देखो नेक्स्ट, यहाँ पे हाउस होल्ड बाकी बताया कि हाउस होल्ड और इंडस्ट्री जो है वो 30% यूज करती है। तो ये चीजें हो रही हैं, एक्चुअल में कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब थोड़ा यूनेस्को का देख लेते हैं, यूनेस्को क्या बोलता है। यूनेस्को बोलता है कि हर एक दिन, एवरी डे ओवर 1000 चिल्ड्रन अंडर 5 डाई फ्रॉम डिजास्टर लिंक टू द इनक्वेट, कि हर दिन क्या होता है कि 1000 से ज्यादा बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है वो मर जाते हैं। किसकी वजह से? कि उन्हें पानी नहीं मिल पाता सही से, और पानी मिलता है तो साफ सफाई वाला पानी, मतलब जो प्योर वाटर है वो नहीं मिल पाता, जो हाइजीन है वो नहीं मिल पाती, जो सैनिटेशन जो मेथड होते हैं वो नहीं मिल पाते। उसकी वजह से क्या होता है कि 1000 जो बच्चे हैं वो हर दिन मारे जाते हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है। ये बोल कौन रहा है? ये यूनिसेफ बोल रहा है, ठीक है। तो तुम खुद सोच के देख लो कि कितना बड़ा कॉन्सिक्वेंस है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और क्या बोलता है हमारा यूनिसेफ? यूनिसेफ बोलता है कि 2040 तक क्या होगा कि 25% चिल्ड्रन, मतलब 4 में से एक, मतलब 25% जो चिल्ड्रन है वो ऐसे एरिया में रह रहे होंगे जहाँ पे वाटर स्ट्रेस होगा, हाई वाटर स्ट्रेस होगा एरिया वो वाला। तो एक बार सोच के देखो कि हमारा फ्यूचर कहाँ जा रहा है, कि हम यूनिसेफ ऐसी रिपोर्ट दे रहा है कि 2040 तक ऐसा होगा 25% जो बच्चे हैं, बच्चे बोलो या बोलो 25% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, वो ऐसे एरिया में रह रही होगी जहाँ पे पानी ढंग से नहीं मिल रहा होगा। और इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखने को मिलेगा कि ये भी यूनिसेफ की है कि 100 मिलियन जो लोग हैं वो पोवर्टी की तरफ चले जाएंगे। मीन्स ये फोर्सफुल पोवर्टी की तरफ हमें धकेल देगा। तो एक बार सोच के देखो कि क्या होगा कि जो हम मेजर्स ले रहे हैं अपनी पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को फ्लोरिश करने के लिए, वो सारी चीजें, वो सारे मेजर्स क्या है, धीरे धीरे गिरते जाएंगे, कम होते जाएंगे। किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये सारा क्या है? ये कॉन्सिक्वेंसेज है किसका? क्लाइमेट चेंज का। तो आई होप ये तो समझ आ गया होगा तुम्हें कि क्लाइमेट चेंज छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। आया समझ या नहीं आया? यस सर, आ गए। Yes, sir. यस सर। 1 मिनट का थोड़ा ब्रेक ले लो, थोड़ा बातें करो, बताओ कि क्या क्या कुछ समझ आया, क्या नहीं आया। डायमेंशंस काफी है सर, ये 300 वर्ड्स में बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा लिखने के लिए। तभी मैंने बोला कि जो पहला दिन होगा ना तुम्हारा, पहला दिन में जो तुम्हें एस्से लिखना है उसमें टाइम देना है, ठीक है। उसमें टाइम देना है और तुम्हें अपना सेलेक्टिव डेटा चूज करना है कि तुम्हें क्या लिखना है, क्या तुम प्रेजेंट करना चाहते हो। तो फर्स्ट वीडियो शायद तुमने देखी नहीं होगी जिसमें लिखा था, जिसमें बताया था कि तुम्हें अपना पर्पस डिफाइन करना पड़ेगा। वो पर्पस क्या है? वो यही पर्पस है कि तुम्हें सेलेक्टिव होना पड़ेगा, तुम्हें चूज करना पड़ेगा कि तुम दिखाना क्या चाहते हो अपने एग्जामिनर को। तो वही ये चीज है कि वो जो हाफ पेज का जो नोट्स होगा ना वो यही होगा कि तुम्हें पहले दिन थोड़ा सा टाइम देना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना है। एक बार अगर तुम्हारा एक ऐसे हो गया क्लाइमेट चेंज के ऊपर, बस बात खत्म, कि जब भी क्लाइमेट चेंज आएगा वही ऐसे वहां पे डालना है, ठीक है। ऐसा होगा। और ये सबसे मजेदार चीज है तुम्हारे एग्जाम में कि तुमने एक बार ऐसे लिख लिया, अब तुम्हें नेक्स्ट टाइम वही ऐसे लिखना है वापस। और जब तुम ये चीज करोगे ना तो तुम्हारा ऐसे इतना, मतलब ये बोलो कि सॉलिड बन जाएगा कि कोई उसको काट नहीं पाएगा। तुमने उसकी कॉपी देखी थी जिसकी मैंने शेयर करी थी, शायद तुम्हारे ग्रुप में अर्चना ने करी थी, नहीं करी थी पता नहीं। उसके 31 नंबर आए थे 40 में से, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और एक वो लड़का था, वो बहुत सिंपल लिखता था, बहुत सिंपल लिखता था, गणेश नाम था शायद उसका, एसबीआई में जॉब करता था। उसके 75 नंबर आए थे 100 में से। सो मतलब डिस्क्रिप्टिव को तोड़ना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, छोटा सा खेल है। स्पेशली ये वाला डिस्क्रिप्टिव जो है, फर्स्ट दे देना है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है पहले दिन, ठीक है। अब हमने देख लिया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। हमने देख लिया क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है,
क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, अब हमें निकालना है इसका क्या सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो लिखना ही पड़ेगा लास्ट का, नहीं तो जो पैराग्राफ है वो कंक्लूजन हमारा अच्छे से हो नहीं पाएगा, और जो हमारा एग्जामिनर है लास्ट में आके बोलेगा कि इंट्रो ठीक था, मेन बॉडी ठीक थी, कंक्लूजन में कुछ लिखा नहीं सही सा। तो कंक्लूजन भी हमें सही करना है। तो कैसे सही करना है कि सबसे पहले हम रेमेडीज देखेंगे। रेमेडीज को 3 चीज में डिवाइड कर देंगे। पहले देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या चीजें हैं जो क्लाइमेट चेंज के लिए इफेक्टिव हैं, कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो बन रही है हमारी इंटरनेशनल लेवल की। फिर देखेंगे हमारा नेशनल लेवल का, और फिर देखेंगे इंडिविजुअल लेवल का, कि तीनों लेवल देख लेंगे कि तीनों लेवल पे जो लोग हैं वो कैसे मेहनत कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, और जब भी इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो इस बॉडी का अगर तुमने नाम नहीं लिखा तो क्लाइमेट चेंज का जो एस्से है वो इनकम्प्लीट है। कौन सी बॉडी है? UNFCCC, क्लाइमेट चेंज वाली, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये जो बॉडी है ये स्पेसिफिकली बनी है किसके लिए? क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये जो बॉडी है ये आई कैसे? एक रियो अर्थ समिट हुआ था 1992 में। रियो अर्थ समिट कहाँ पे हुआ था? रियो में हुआ था, जो कहाँ पे? ब्राजील में, रियो डी जेनेरो। तो वहां पे हमारा ये समिट हुआ, वहां से हमारा आया UNFCCC। अब इसकी जो UNFCCC है, हर साल जो है मीटिंग होती रहती है, कभी कभी गैप भी आ जाता है, लेकिन मोर और लेस हर साल होती रहती है। तो उस मीटिंग को हम कहते हैं कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कब कौन सी मीटिंग होती है हमारे लिए कोई जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं लिख रहे हैं हम, सिंपल डिस्क्रिप्टिव लिखना है, हमें सिर्फ नाम लिखना है। अगर ऐसे में सिर्फ नाम आ जाता है ना तो थोड़ा सा एक डेटा आ जाता है, वो ऐसे बहुत सॉलिड हो जाता है। एक लड़की थी जिसने मेरे को अभी भेजा था ऐसे, आप सब भेज रहे हैं, मैं देखता हूँ, चेक नहीं करता, लेकिन देख रहा हूँ अभी। चेक में सबसे पहले अपने कोर्स का करूंगा, फिर आपका करूंगा। उसने अभी कुछ कोर्ट का भेजा था, तो उसने बहुत अच्छा लिखा था, आरती अदिति नाम था शायद उसका। अच्छा लिखा था उसने। तो यहाँ पे देखो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है UNFCCC की, और ये UNFCCC कहाँ से आया? हमारा ये आया रियो अर्थ समिट 1992 से। इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉप है, कॉप मतलब उसकी जो मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? पेरिस वाली। और इसी को हम क्या कहते हैं? पेरिस एग्रीमेंट। वहां पे जो एग्रीमेंट लिखे थे, नॉन बाइंडिंग है पेरिस एग्रीमेंट, थोड़ा सा याद रखना, लेकिन इसके अंदर एक NDC है, वो बाइंडिंग है। तो जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट है उसमें हमने क्या क्या डिसाइड करा, एक पॉइंट लिख दोगे कोई सा भी, वहीं एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिले तो मुझे आके बताना कि नहीं दिए, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके अंदर क्या क्या टारगेट्स रखे गए कि जो हमारा वर्ल्ड है उसमें जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, ये हमारा एक टारगेट है। और कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री तक, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक उसको रोके, लेकिन 2 से ऊपर उसे बढ़ने नहीं देंगे। ये क्या है हमारा टारगेट। और कब से मेजर करेंगे? प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था वहां से लेके अब तक 2 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने दे रहा, हमारा पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट है। सेकंड थिंग क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको थोड़े पैसे दे देंगे और उनको थोड़ी टेक्नोलॉजी दे देंगे ताकि वो भी क्या करें? ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस करें। ठीक है, ये हमारा एक टारगेट है। यहाँ पे $100 बिलियन देने की बात हुई थी, और ये पैसे दे नहीं रहे हैं यूएसए वाले। चल रहा है ये सारा मैटर, इसको छोड़ो। तुम बस ये देखो कि टेक्नोलॉजी और फाइनेंस ये देंगे डेवलप्ड कंट्री वाले डेवलपिंग कंट्रीज को। और इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आई थी वो क्या, कि इसमें डिसाइड करा था कि हर एक कंट्री अपना एक कंट्रीब्यूशन डिसाइड करेगी, जिसे NDC बोला, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये क्या चीज होगा कि ये बाइंडिंग है, ये वाला NDC क्या है? बाइंडिंग है। ठीक है, तो पेरिस एग्रीमेंट में डिसाइड करा कि NDC हर एक कंट्री बताएगी कि वो क्या क्या मेजर्स लेगी, कैसे कैसे कार्बन को रिड्यूस करेगी, वो बताएगी। वहां पे जाके एक प्रॉपर चैनल है, लेकिन लेमन लैंग्वेज में तो ऐसे ही बोलूंगा ना, कि वो बताएगी वहां पे जाके कि हम क्या क्या डिसाइड करेंगे, कि हम जो है सोलर इतना प्रोड्यूस करेंगे, हम वो इतना प्रोड्यूस करेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि ये सारी चीजें जब होगी तो हमारा जो क्लाइमेट चेंज है ऑटोमेटिकली क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। ये हुआ हमारा पेरिस एग्रीमेंट में। फिर क्या हुआ कि ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो इंडिया ने लॉन्च किया था, कहाँ पे? पेरिस एग्रीमेंट में। ये क्या चीज है? ये मेजर्स हैं किसको रोकने के लिए? क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। अब यहाँ पे हमने इतना देख लिया कि ये कॉप वगैरह हुई। कॉप वगैरह में 2015 की जो कॉप थी, पेरिस एग्रीमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉप थी, उनमें ये सारी चीजें आई। तो हम देखते हैं कि इंडिया का NDC क्या है। इंडिया ने क्या बोला कि क्या करेगा वहां पे? इंडिया ने बोला कि हमारा जो कार्बन सिंक है, कार्बन सिंक क्या होता है?
कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये कार्बन सिंक दोनों ही कह लो सिनोनियम है कि जो कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं वो सारी चीजें कार्बन सिंक में आते हैं। कि बोला इंडिया ने कि पेड़ लगाएगा। कार्बन सिंक क्या है कि वो सारी चीजें डेवलप करेगा जिससे कार्बन खत्म हो जाए, उसे कहते हैं कार्बन सिंक। तो इंडिया ने बोला पेड़ लगाएगा, और वो लगाया कितने कि 2.5 से 3 बिलियन टन ज्यादा हम क्या करेंगे, एफोरेस्टेशन करेंगे। एक होता है डिफोरेस्टेशन, पेड़ों को काटना, एक होता है अफोरेस्टेशन, पेड़ों को लगाना। हमने बोला कि हम अपने पेड़ इतने ज्यादा लगाएंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा टारगेट था कार्बन सिंक वाला, उसको पूरा करने के लिए इंडिया क्या कर रहा है कि हमारा एक मिशन है ग्रीन इंडिया मिशन, उसके अंदर हम पेड़ लगा रहे हैं। एक हमारा मिशन है नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम, उसके अंदर हम पेड़ लगा रहे हैं। तो हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हम देसी अपने जुगाड़ लेके आ रहे हैं। बेसिकली ये चीज है, ठीक है। अब देखते हैं, अब दूसरा बोला कि जो एमिशन इंटेंसिटी है, जो हम पॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, उसको थोड़ा सा हम कम करेंगे। कितना कम करेंगे? 33 से 35% जो हमारा एमिशन है उसको कम करेंगे 2005 के लेवल से, ये हमने बोला, ठीक है। तो हम क्या लेके आए इसके लिए, कैसे एमिशन कम करेंगे? एमिशन कम करने का मतलब कि हम कार्बन को एमिट कम करेंगे। कैसे करेंगे? कि हम ग्रीन एनर्जी लेके आएंगे। तो वही हमारी क्या है, फेम स्कीम है, जो गवर्नमेंट की इंडिया की फेम स्कीम है ना। बसों पे, डीटीसी बसों में देखने को मिला होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो बसेस हैं दिल्ली में जो चलती है उसमें फेम लिखा हुआ होता है। वो क्या चीज है? वो गवर्नमेंट की स्कीम है कि हम जो अपने व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, उसको इलेक्ट्रीफाई करेंगे ताकि एमिशन जो है वो कम हो। और हमारा एक मिशन है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, की जो हमारी हाइड्रोजन एनर्जी है उसको थोड़ा हम प्रोड्यूस करेंगे, ताकि बेसिकली हम क्या करें कि जो हमारा टारगेट है एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करने वाला, उसको हम पा सके। ईवी सेक्टर इंक्रीज करेंगे, बिल्कुल रिया सही बोला, ईवी सेक्टर को इंक्रीज करेंगे, वही स्कीम है फेम, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमने क्या बोला कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, हमने देखा 70% कोयले को जला के प्रोड्यूस होती है, 70% धुएं को उत्पन्न करके प्रोड्यूस होती है। बेसिकली वही चीज है ना, कोल बेस्ड पावर प्लांट। तो अब बोला कि हम 40% तक जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड होगी। नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड बोला है यहाँ पे, ये नहीं बोला कि ग्रीन होगी, ठीक है। ये चीज को वर्डिंग का थोड़ा ध्यान रखना। तो नॉन फॉसिल बेस्ड होगी तो क्या होगा, हम एमिशन कम करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हमारी स्कीमें आ रही हैं। कौन कौन सी स्कीमें आ रही है? एक है पीएम सूर्य घर योजना, नेशनल सोलर मिशन। ये क्या चीज है? हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हमारे देसी जुगाड़ बोल लो या बोल लो कि स्कीम्स, मैं ऐसे लेमन लैंग्वेज में थोड़ा मेरे को याद रहता है ये सारी चीजें, तो इसको वैसे ही याद रखना। लेकिन जब पेन से लिखो तो उसको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में लिखना, वहां पे ऐसे मत लिखना, ठीक है। अब लास्ट हमारा, हमने अभी ये कॉप हुआ था, उसमें हमने डिसाइड करा कि 2070 तक, 2070 तक हम क्या करेंगे, जो हमारा एमिशन हो रहा है उसको नेट जीरो कर देंगे। मतलब जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उतना ही हम कंज्यूम कर लेंगे। पूरे एमिशन को जीरो कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। कब तक? 2070 तक। तो ये बेसिकली हमारे कुछ इंटरनेशनल हमने टारगेट रखे एनडीसी के अंदर। एनडीसी पेरिस में आया था, पेरिस यूएनएफसीसी का वो था कॉप, ठीक है। अब देखते हैं अपने नेशनल वाले। इंटरनेशनल हो गया। अगर देखो, अगर कंक्लूजन में तुम सॉल्यूशन में इंटरनेशनल कुछ लिखते हो तो यूएनएफसीसी का नाम जरूर लिखना है, ठीक है, तभी मार्क्स मिलेंगे ज्यादा। अब देखो नेशनली हम कैसे कर रहे हैं चीजों को, कि नेशनली हमारे खुद के कुछ क्या है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे हम क्या कहते हैं, NAPCC, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे क्या है कि हम जो हमारा एमिशन है, जो क्लाइमेट चेंज है, उसको रोकने के लिए हमारे नेशनल लेवल पे हमारे क्या क्या प्लान्स है, वो बेसिकली क्या है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे हमारे टोटली क्या है, 8 प्लान्स हैं। 8 के 8 को स्टडी करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई स्कीम बनाने बैठे नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ एक अपना ऐसे लिखना है। हमें सिर्फ एक नाम चाहिए, हमें एक नाम चाहिए, और वो नाम हमारे दिमाग में बैठना चाहिए, और एग्जाम में लिखे तो वहां याद आना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे 2-3 नामों को जो हमारे नेशनली हैं। वो कौन से हैं? एक है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ग्रीन स्टील, ये कौन सा आ गया? ग्रीन स्टील कहाँ आया यार, मैंने नहीं देखा जय। ग्रीन स्टील कैसे हो सकता है? ग्रीन स्टील हाइड्रोजन एनर्जी को यूज करके प्रोड्यूस करेंगे ना स्टील, वो तो वहां पे, चलो उसको छोड़ो। यहां देखो, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सबसे पहला ये है। ये क्यों यहाँ पे मैं लेके आया हूँ इस चीज को,
ये यहाँ पे लेके आया हूँ क्योंकि हमने अभी देखा था क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है। तो अब वहां पे इफेक्ट पड़ रहा है। अगर तुमने अपनी मेन बॉडी में एग्रीकल्चर के कॉन्सिक्वेंसेज बताए, क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेज एग्रीकल्चर पे बताए, तो सॉल्यूशन में एग्रीकल्चर का ही सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, कोई और तो लिख नहीं सकते। तो इसलिए तुम्हें यहाँ पे ये चीज देखनी पड़ेगी कि इंडिया क्या करता है एग्रीकल्चर को बचाने के लिए। हमारा खुद का मिशन है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जो फूड चेन है उसको सस्टेनेबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि हम जो है वो जो है जिसे कहते हैं कि नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे, जो आर्टिफिशियल ये है फर्टिलाइजर्स यूरिया वगैरह उसका यूज कम करेंगे। जो हमारे जो ये है एग्रीकल्चर है इसको नेचुरल फार्मिंग में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे करके हम अपने जो ये है एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको सस्टेनेबल बना सकते हैं। वो अंडर दिस स्कीम है सारी चीज, ठीक है। नेक्स्ट है अपना ये वाला एक एग्रीकल्चर, ये पूसा रोड पे है दिल्ली में, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका एक प्रोजेक्ट है। यहाँ पे सिर्फ तुम्हें नाम लिखना है, ठीक है। नाम लिखते ही तुम्हारा काम बन जाएगा। उसके आगे थोड़ा सा लिखना है कि सस्टेनेबल बनाना है या ये करना है वो करना है, वो तुम कर लोगे, लेकिन नाम को याद रखना है तुम्हें, ठीक है। जो हमारा ये है एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इंडिया का, ICAR, इसका एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम क्या है, नाइक्रा, नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, की जो हमारी एग्रीकल्चर है उसको क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना है। कि जैसे कि हमारा जो एग्रीकल्चर है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है ताकि वो जो एक्सट्रीम हीट है उसमें वो सरवाइव कर जाए। और ये सारी चीजें न्यूज़पेपर में आती रहती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे नेशनल लेवल के क्या जुगाड़ है। हमारा है नेशनल वाटर मिशन। अब हमने देखा था कि वाटर स्कार्सिटी तो आ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उसको ठीक करने के लिए हमारा नेशनल मिशन भी देख लेते हैं। तो हमारा ही नेशनल मिशन ये है किसके अंदर, ये हमारा NAPCC के अंदर आता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा लिंक करना जब लिखो तो हमारा है नेशनल वाटर मिशन, और इसके अंदर ही हमने अपनी जो नेशनल वाटर पॉलिसी है इसी मिशन के अंदर बनाई है। इसके अंदर हमने क्या बोला है, इसके अंदर हमने बोला है कि हम जो वाटर यूज एफिशिएंसी है उसको 20% तक थोड़ा बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे आरओ का थोड़ा यूज रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। आरओ में क्या होता है 80% पानी जो है वो वेस्ट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, वाटर रिसाइकलिंग का हम यूज करेंगे। ग्रे वाटर बेसिकली बोलते हैं इसे। तो ग्रे वाटर को हम क्या करते हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं, दो तरह से ना अपने इकोसिस्टम को तहस नहस कर रहे हैं। कैसे कि एक तो हम क्या कर रहे हैं कि जो पानी है ग्राउंड वाटर उसको हम निकाल रहे हैं। होली वगैरह पे एकदम आम सीन था, मेरे घर के नीचे देखने को मिला कि हम चला रहे हैं अपना ये जो होता है समरसेबल का पाइप चला के और उसको फिर नाली में बहा रहे हैं ताकि वो नाली का पानी थोड़ा आगे चले जाए। एक तो हम ग्राउंड वाटर को निकाल रहे हैं, ठीक है, जो पीने वाला है, उसके ऊपर वो जो नाली का पानी है बिना उसको फिल्टर करे उसको नदियों में बहा रहे हैं। तो एक जो पीने वाला पानी है उसको नाली में डाले, नाली वाले पानी को उस पीने वाले पानी में फिर से डाल रहे हैं। तो पूरा जो हम सिस्टम है उसको ही हम बिगाड़ रहे हैं। तो वही ये चीज है, उसको ठीक करने के लिए हमारा क्या है, नेशनल वाटर मिशन, ठीक है। तो ये 3 मिशन है, किसी भी एक का नाम लिखना है, यही काम बन जाएगा। इसमें से सॉल्यूशन में सिर्फ एक लिखना पड़ेगा तुम्हें सारी चीज लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक पॉइंट पकड़ना है यहाँ से, ठीक है। इतना समझ आया। अब देखते हैं हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं। हमने देखा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे UNFCCC, इंटरनेशनल लेवल पे हमारा ये NAPCC। अब नेशनल लेवल पे क्या है कि जो हमारे मोदी जी हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने COP26 हुई थी ग्लासगो स्विट्जरलैंड में, उसमें बोला कि हमें हाँ बोलो क्या हुआ, ठीक है। तो हमारे जो मोदी जी थे उन्होंने COP26 हुई थी ग्लासगो में UNFCCC की, वहां पे बोला कि हमें जरूरत है किसको अडॉप्ट करने की, लाइफ को, ठीक है। लाइफ क्या चीज है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, कि हमें अपना लाइफस्टाइल ऐसा बनाना है इंडिविजुअल लेवल पे कि वो लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट को सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट हो। कैसे बनाएंगे, लाइट का यूज कम करो, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कम करो, शेयरिंग करो, कैब शेयरिंग करो, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, अपनी मोटरसाइकिल मत यूज करो। यही तो है अपना लाइफस्टाइल को क्या है, सस्टेनेबल बनाना है। कूड़ा करकट कम करो, ठीक है। ये सारी चीजें जो एनवायरनमेंट को डैमेज करती है उसको कम करो। उसी को हमारे मोदी जी ने क्या बोला कि ये क्या है, लाइफ। समझ आया, इस लाइफ का वर्ड का यूज करना अगर इंडिविजुअल लेवल के मेजर्स लेते हो तो। अब कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ सारा दे रखा है कि फ्लाइट का यूज कम करो। फ्लाइट में क्या होता है, पेट्रोल यूज होता है बहुत ज्यादा,
पेट्रोल यहाँ पे वो केरोसिन यूज होता है शायद यहाँ पे, वो बहुत ज्यादा एमिट करता है। रीयूज बैग का यूज करो, प्लास्टिक का मत यूज करो, अनप्लग कर दो, एलईडी का यूज करो, थर्मोस्टेट, ट्री लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, ये सारी चीजें, ठीक है। हाँ, SDG 13 भी क्लाइमेट चेंज के लिए, बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीज डिस्कस नहीं कर सकता, SDG भी है इसमें, ठीक है। तो अब यहां तक हो गया, लाइफ तक, इंडिविजुअल लेवल तक हो गया। अब थोड़ा सा जनरल्स देख लेते हैं कि जनरल मेजर में हम क्या क्या करते हैं। इसको भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हमने देखा था पेड़ करते हैं, रिया ने पूछा था मेरे से, है ना। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, नेचुरली हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम इंसान हैं, हम है एक्सट्रीम लेवल वाले साइंटिस्ट, तो हम क्या करते हैं कि वो जो नेचुरली जो चीज हो रही है उसको हम भी करने की कोशिश करते हैं। और वही हम चीज क्या करते हैं कि पेड़ पौधे तो कर रहे हैं, लेकिन हम इतना ज्यादा एमिट कर रहे हैं कि हमें भी करने की जरूरत है। हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन को लेते हैं और फिर टनल से, जहाँ पे पेट्रोल और ये जिसकी खाली जो खदानें होती हैं कोयले वगैरह की, वहां पे उसको डाल देते हैं वहां पे, उसे हम क्या कहते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जियो इंजीनियरिंग करते हैं। जियो इंजीनियरिंग क्या होती है कि जैसे कि हमने देखा था वोल्केनो वाला, पहले वाले चैप्टर में वोल्केनो में क्या हो रहा था कि वोल्केनो रिफ्लेक्ट कर रहा था सनलाइट को, तो हम क्या कर रहे हैं, वैसे ही उस सल्फर को बादलों में छिड़क रहे हैं, जैसे यहाँ दिख रहा है ये क्लाउड थिनिंग। तो ये क्या कर रहे हैं हम कि अब यहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेयर को जमा कर रहे हैं, रिफ्लेक्टिव लेयर जमा हो रही है तो क्या हो रहा है कि सूरज की किरणें आ रही है और फिर वापस, तो क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर थोड़ा सा कूल हो रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, जियो इंजीनियरिंग। इसकी जगह और भी क्या कर रहे हैं हम कि ये दिख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे ये गोले से, ये क्या है कि हम यहाँ से स्पेस में भेजेंगे वो चीजें, मिरर भेजेंगे बड़े बड़े, ठीक है, वहां जाके वो फैल जाएंगे और फिर सूरज की किरणें आएगी, टकराएगी और फिर वापस, ठीक है। हम एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जा चुके हैं, लेकिन कार्बन को एमिट करना हम बंद नहीं करेंगे, ये कहने का मतलब है यहाँ पे, समझ आया। तो ये है हमारी जियो इंजीनियरिंग। इसमें एक चीज और है जो मेरे को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, जो फ्रांस ने अडॉप्ट करी है। उसने क्या करा है कि आर्टिफिशियल वो लेके आया ट्री, आर्टिफिशियल ट्री क्या करता है कि जैसे एक्चुअल में ट्री करता है, वो क्या करेगा, ये दिख रहा है तुम्हें ये सारी चीजें, ये सारे आर्टिफिशियल ट्री है कि असली को तो हम काट देंगे लेकिन आर्टिफिशियल को लगा लेंगे। ये क्या करेगा, ये भी CO2 एब्जॉर्ब करेगा और CO2 एब्जॉर्ब करने के बाद ऑक्सीजन को ये रिलीज करेगा। तो ये क्या चीज है, ये है जियो इंजीनियरिंग। तो इस मेजर्स को भी आप अपनी ऐसे राइटिंग एज अ सॉल्यूशन में दे सकते हैं कि हम ये भी कर रहे हैं, ये भी तिगड़म हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये टोटली आपका क्लाइमेट चेंज का जो टॉपिक है वो कवर हो चुका है 3 पार्ट में, इंट्रोडक्शन में देख लिया, मेन बॉडी में और कंक्लूजन में, ठीक है। अब यहाँ पे किसी को डाउट है, कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है।